Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम 30 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। आज के दिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नीट आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट और एक अनाउंसमेंट की नेक्स्ट जो न्यूज़ आएगी वो एक अदर चैनल पर स्टार्ट किया है स्टडी आईएएस। तो आप थोड़ा सा याद रखना, स्टडी आईएएस हो सकता है कल से न्यूज़ वहाँ पर आए, अदरवाइज स्टडी विद पीएन शर्मा पर तो आती ही रहेगी। 30 अप्रैल 2020 नीट आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में डिसीजन आया है, उसके बारे में द हिंदू के पेज नंबर 1 पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर न्यूज़ आई है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड न्यूज़ है अफगानिस्तान पीस डील, द हिंदू के पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल था, उसका भी डिस्कशन करेंगे। अगेन मैकोंग रिवर, द हिंदू के पेज नंबर 14 पर, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, यूपीएससी में पहले क्वेश्चन भी पूछा गया था। फोर्थ आरबीआई बैंक एंड म्यूचुअल फंड, इनसे संबंधित एक पॉइंट देखेंगे, पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखते हैं न्यूज़ हमने आज कहाँ कहाँ से ली है। फर्स्ट पेज पर यहाँ पर नीट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेज, यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक डिसीजन था, तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सेकेंड जो हम देखेंगे, अफगान पीस डील एंड इंडियाज एल्बो रूम, तो यहाँ पर ये वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोविड-19 से संबंधित है। जो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रंप सरकार क्या कर रही है, नो नीड टू रीड, ये प्रेसिडेंट अंडर प्रोब बोल्सोनारो ब्राजील, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। यहाँ पर अगेन प्लानिंग फॉर टुमारो कोपिंग विद टुडे, तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, हम अच्छे से कर सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग की क्या क्या लिमिटेशंस है। अगर सीधी बात करें यहाँ पर तो ऑनलाइन में नेट होना चाहिए, नेट की स्पीड, हर किसी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। जो इन्होंने लिखे हैं उससे बेहतर आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए, वो इतना आसान नहीं है इंडिया जैसे गरीब देश में सभी के लिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है अगेन वर्ल्ड में, ये देखेंगे स्टडी ऑन चाइनाज डैम्स ब्रिंग्स द ब्रह्मपुत्र इनटू फोकस, यहाँ मैकोंग और ब्रह्मपुत्र दोनों से संबंधित हम पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ जो इकोनॉमी से और बिजनेस से रिलेटेड बैंक्स बोरो 2000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई फॉर म्यूचुअल फंड्स, ये भी टॉपिक हमारे लिए काम का है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में क्या डिसीजन रहा, नीट आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल कॉलेज चाहे डेंटल हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि ऐसी कोई भी मेडिकल कॉलेज, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे लिंग्विस्टिक भाषाई माइनॉरिटीज के द्वारा स्थापित की गई हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के द्वारा, चाहे भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा, अगर कोई मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश की गई है और चाहे उन मेडिकल कॉलेजों को राज्य से सहायता मिलती हो या राज्य से सहायता नहीं मिलती हो, तो क्या किया जाएगा, उनमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और योग्यता को दाखिले में आधार या पहचान देने के लिए, मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट इन एडमिशन, उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो आगे और क्या कहा, प्रॉब्लम क्या थी, सीएमसी वेल्लोर और कई मेडिकल कॉलेजेस थी, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत ये वायोलेशन है, क्योंकि हुआ क्या था, एमसीआई एक्ट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 10D के तहत इन सभी कॉलेजेस को कहा गया कि आपको नीट में शामिल होना जरूरी है ताकि सभी का एक ही एंट्रेंस टेस्ट हो। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, मीन्स जो हमारा बिजनेस मीन्स जो हमारा व्यापार करने की स्वतंत्रता है, और राइट टू एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर मीन्स स्थापना और उनका प्रशासन देखने का, मीन्स किसका, धार्मिक अल्पसंख्यकों के जो संस्थान है उनका, इसका क्या है ये उल्लंघन, ऐसा कहना था किसका, इन इंस्टीट्यूट्स का। आगे देखते हैं इनका क्या कहना था। राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 22 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत। 22 कल पढ़े थे, वो अभी दिमाग में आ रहा है, लेकिन आर्टिकल कौन सा यहाँ, 30।
इसमें 3 अधिकार दिए गए हैं। क्या? राइट टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स स्थापना और प्रशासन, मीन्स कोई भी अगर माइनॉरिटीज है वो अपने शिक्षण संस्थान को स्थापना कर सकता है, उनका प्रशासन देख सकता है। राज्य कभी भी जब आर्थिक सहायता देगा तो ऐसा नहीं कि क्रिश्चियंस की माइनॉरिटी संस्थान को ज़्यादा सहायता दे, मुस्लिम्स को कम दे, तो ये गलत होगा। तो आर्थिक सहायता में भेदभाव नहीं करेगा राज्य। और राज्य अगर किसी माइनॉरिटी संस्थान की प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति देना जरूरी है। ये सभी कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में कहा वो क्या क्या था, उसके क्या क्या मेन मुद्दे थे। जब भी बात ट्रांसपेरेंसी की आई तो आप कहीं भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, मेरिट, यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मीन्स ऐसे प्रतिबंध लगाना जो रीजनेबल हो, युक्ति युक्त निबंधन ऐसा भी बोलते हैं इसको। उसके बाद नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं है, इसलिए उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड को इंडिया में बरकरार रखना और स्टूडेंट एंड नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या, पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को, जो जनहित है उसको बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया और अपने डिसीजन में ये सब बातें बोली। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो जीएस का कोई भी पेपर हो या एथिक्स हो या फिर ऐसे हो, हम वहाँ इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये किसी भी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट को आगे ला दें। सेकेंड टॉपिक है अफगानिस्तान पीस डील, द हिंदू के पेज नंबर 6। इसमें क्या था, यूएसए एंड तालिबान पीस डील हम पहले भी देखे थे कि ये फाइनल हो भी गई थी। उसके थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद ही वापस तालिबान ने पीस डील को तोड़कर क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाएं स्टार्ट कर दी वापस। जो पीस डील थी उसमें क्या कहा गया राइटर के द्वारा कि इस पीस डील में मीटिंग में 6+2+1 मीटिंग थी, जिसमें 6 देश, पड़ोसी देश कौन कौन से, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनको शामिल किया गया। 2 कौन थे, यूएसए एंड रसिया, और 1 खुद अफगानिस्तान, इनको शामिल किया गया। इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया, जबकि इंडिया की बाउंड्री टच करती है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। जबकि इसमें मीटिंग में जब कहा गया तो वो कहा गया कि इंडिया बाउंड्री अभी टच नहीं करता, इसके लिए इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन इसके पीछे जो सबसे मेन मुद्दा था वो था कि इंडिया ने कभी भी तालिबान यूएसए पीस डील जो प्रोसेस थी उसका कभी सपोर्ट ही नहीं किया। और इंडिया का स्टैंड हमेशा रहा है कि तालिबान के द्वारा भागीदारी ना की जाए, अफगानिस्तान गवर्नमेंट स्वयं लीड करे किसको, तालिबान पीस डील को, ना कि तालिबान और अमेरिका। अब देखते हैं इंडिया और अफगानिस्तान का क्या एक रोल है, आपस में कितना संबंध है। तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया है ईरान में और वहां से डायरेक्ट रूट है अफगानिस्तान के लिए। फर्स्ट तो कनेक्टिविटी लिंक बढ़ा रहे हैं दोनों देश, काफ़ी डेवलपमेंट, चाहे हम अफगानिस्तान पार्लियामेंट की बात करें या सलमा डैम की बात करें या फिर जरंग देलाराम हाईवे, ये भी तीनों डेवलपमेंट प्रोसेस इंडिया के द्वारा वहां बनाए गए हैं। एजुकेशन, आर्मी, आईटी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने का काम भी इंडिया कर रहा है। इट मीन्स इंडिया और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में संबंध काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन तालिबान के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं है, तालिबान को एक आतंकवादी ग्रुप मानता है इंडिया, इसीलिए इस पीस डील में इंडिया को उतना महत्व नहीं दिया गया। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर यह है अफगानिस्तान, इसके एक तरफ ईरान बाउंड्री टच कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान इसे डायरेक्टली बाउंड्री टच कर रहा है, चाइना यहाँ से बाउंड्री टच कर रहा है थोड़ी सी, सॉरी यहाँ पर। जबकि यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री अगर बात करिए, जो कश्मीर है पीओक्यू वाला पार्ट, उसको अगर हमारा पार्ट मानते हैं हम वैसे भी, तो इस वाले पार्ट के अनुसार इंडिया भी इससे क्या कर रहा है, बाउंड्री टच कर रहा है। इसीलिए इंडिया का कहना था कि उसको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था। यहाँ से ये पूरा इंडिया टच कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर वाला पीओक्यू वाला पार्ट, ये पूरा अफगानिस्तान। इसीलिए, लेकिन जो मेन रीजन था वो आपको पता लग जाना चाहिए कि क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। मैकोंग रिवर कहाँ से निकलती है, तिब्बतियन प्लेटू मीन्स तिब्बत के पठार से, मीन्स चाइना जो है वहाँ से निकलती है। फ्लो कहाँ से करती है, चाइना, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, एंड लास्ट एंड फाइनल वियतनाम से होकर ये साउथ चाइना से में गिर जाती है। तो 6 कंट्रीज में ये बहती है। अब बात कहाँ से आई, अगर हम थोड़ा सा देखें मैप में, तो यहां से मैप में आप देख सकते हो
यहाँ से स्टार्ट होती है मैकोंग रिवर, चाइना वाला पार्ट। उसके बाद चाइना से बहती हुई ये पहुँच जाती है म्यांमार। उसके बाद ये लाओस एंड थाईलैंड, कंबोडिया, और उसके बाद वियतनाम से होते ये साउथ चाइना सी में गिर जाती है। तो 6 देश टोटल ये कवर कर रही है कौन, मैकोंग रिवर। अब यहाँ ये न्यूज़ में क्यों आया है, मैकोंग रिवर पर डैम बना रहा था चाइना, तो हो सकता है कि जो फ्लो है किसका, मैकोंग रिवर का, वो कम हो जाए। और ऐसे ही एक आशंका ब्रह्मपुत्र के लिए अपनाई गई थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी तिब्बतियन वहां से ही निकलती है। तो चाइना के लिए क्या कहा गया है कि चाइना का हमारे साथ कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है कि इतना पानी तो वो भारत को देगा ही, अगर ऐसा नहीं है तो वो पानी को रोक भी सकता है, एक आशंका ये है। बट चाइना हाइड्रोलॉजिकल जो डाटा है कि कितनी बहाव है नदी में, उतना डाटा हमेशा शेयर करता है, जिससे हम फ्लड कंट्रोल करते हैं। नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन अपस्ट्रीम फ्लो। अब यहाँ जो राइटर का कहना है वो कहा गया, ऑफिशियल के द्वारा भी कहा गया कई बार इंडिया में, कि ऐसा नहीं है ब्रह्मपुत्र पूरी तरह केवल जो ऊपरी बहाव है, मीन्स जो चाइना से बहाव आ रहा है उसी पर डिपेंड है, ऐसा नहीं है। इसका 30% बेसिन जो है वो इंडिया में, मीन्स क्या हो रहा है कि जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल चाइना से आ रही है, चाइना के बाद जो बाकी 35% है वो कई नदियाँ आकर चाइना यहाँ पर इंडिया में मिलती है, किससे, ब्रह्मपुत्र से। इसलिए पानी की बहाव में उन नदियों का भी है जो चाइना से नहीं निकलती है, इसलिए बेसिन वाला पार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में इन्होंने कहा कि स्टोरेज कर रहा है केवल चाइना। क्या करता है, अगर कोई नदी है यहाँ पर उसने डैम बना दिया और यहाँ से नदी के पानी को थोड़ा स्टोर कर लिया और ये बिजली बना दी, यहाँ से पानी आया, यहाँ पर बिजली बनाया और वापस इस पानी को किस में छोड़ रहा है, नदियों में बिजली बनाकर, तो पानी का जो बहाव है वो कम नहीं होगा, ये कहना है इंडियन ऑफिशियल्स का। तो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। 4th नंबर का टॉपिक है आरबीआई बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। 28 अप्रैल में हमने म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से देखा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। अगर कोई निवेशक है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद म्यूचुअल फंड किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हमारे बीच में एक सहायक का काम करता है, कौन, म्यूचुअल फंड कंपनी। लेकिन अभी में हाल में क्या हुआ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो क्राइसिस था, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है अमेरिका की, उसके द्वारा अपनी स्कीम्स को 6 स्कीम्स को बंद कर दिया गया। मीन्स वो अब और किसी व्यक्ति को निवेश के लिए उधार नहीं देगा, कंपनियों को उधार नहीं देगा। इसीलिए क्या हुआ, म्यूचुअल फंड्स में कमी आ सकती है पैसे की, इसीलिए आरबीआई ने बैंकों के थ्रू रेपो रेट पर मीन्स 4.4% की ब्याज दर पर इनको पैसा दिया है, बैंकों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। और बैंक्स इनको रेपो बेस्ड इंटरेस्ट रेट पर किसको दे देगी, या रेपो पर ही डायरेक्ट किसको देगी, म्यूचुअल फंड्स को, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां रख देगी, बैंक पैसा दे देगी। बैंक कहां से पैसा ले रही है, आरबीआई से, और आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख दी है। तो ये पूरी चेन है जो चलती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का, जो पहले पूछा गया है। ये 2015 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। इसमें क्या कहा गया, मैकोंग गंगा सहयोग, मिस मैकोंग गंगा कोऑपरेशन 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है। तो इसमें जो देश मैकोंग जहां बहती है, तो वो देश तो इसमें शामिल है। तो हम देखा था चाइना इसमें शामिल है, थाईलैंड से बहती है ये, कंबोडिया, म्यांमार। लेकिन बांग्लादेश में मैकोंग बहती नहीं है, इसीलिए ये देश क्या हो जाएगा, बाहर, जबकि इंडिया भी इसमें शामिल है। तो याद रखना, बांग्लादेश जिस जिस ऑप्शन में है वो सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचा आंसर कौन सा रहा यहाँ पर, 2, 3 एंड 4। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आंसर बी। तो याद रखना कि मैकोंग गंगा सहयोग में बांग्लादेश शामिल नहीं है, क्योंकि मैकोंग जो रिवर है वो बांग्लादेश में नहीं बहती है। और मैकोंग गंगा सहयोग केवल नदियों के सहयोग से संबंधित नहीं है, इसमें सभी जो वो और भी क्षेत्र, चाहे एजुकेशन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोऑपरेशन बढ़ाना हो, चाहे संस्कृति हो, इन सभी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन फॉर द हिंदू।